वेलकम। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल एजुकेशन पर। गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स स्टैंडर्ड 8 सोशल स्टडीज़ चैप्टर 7 आर्ट एंड मॉडर्न इंडिया। मैं आपको बता दूं कि आपके जैसे ही एक स्टूडेंट ने मेरे को स्पेशल रिक्वेस्ट करी है कमेंट्स में कि ये चैप्टर 7 जो है वो उसको पढ़ाएं। तो ये आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर ही वीडियो बना है। तो जैसा मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, आप शेयर करिए और साथ में कमेंट्स में आपके कमेंट्स ज़रूर लिखिए ताकि हमको भी पता चले कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। तो वंस अगेन हम आपको कहते हैं कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट्स भी लिखिए। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 7 आर्ट एंड मॉडर्न इंडिया के ऊपर। इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है और इंडियन सिविलाइजेशन में आर्ट एंड कल्चर का बहुत अहम योगदान रहा है, बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन रही है और इंडिया की भी पोजीशन पूरे दुनिया में बहुत अच्छी रही है। इसके लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर की पोजीशन भी इंडिया में बहुत अच्छी रही है। आर्ट जो होता है वो ह्यूमन एक्सप्रेशन के बारे में होता है कि आदमी कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इंसान कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसके ऊपर से आर्ट वर्ड आता है। आर्ट वर्ड ये दर्शाता है, ऐसा कहना चाहिए। तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की अगर कोशिश करूं तो आप मान लीजिए कि मैं आपको एक कहता हूं कि आप सब कुछ भूल जाइए, अभी बुक वगैरह बंद कर दीजिए और आप ज़रा शांति से कहीं पे भी बैठ जाइए, आपका दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए। कोई उसमें होमवर्क क्लास वर्क ऐसे वैसे कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है आपके दिमाग में और वो ये है कि आपको एक ड्राइंग बनानी है, एक पेंटिंग बनानी है, एक पिक्चर बनानी है। आप इसे कुछ भी कहिए, रंगों से, पेंसिल से, कैसे भी, पेन से, पेंसिल से, रंगों से, ऑयल पेंट, कलर पेंट, वाटर कलर, किसी भी चीज़ से बनाइए। तो उसमें जो भी आपके दिमाग में आता है आप वो बनाइए। ये आपके पास करीब आधा घंटा है, 15 मिनट है, ये आप बनाइए। चाहे तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आप बनाइए, देखिए आपका जो दिमाग है वो किस तरफ जाता है। जो भी आपके दिमाग में आए वो बनाइए। चाहे आपके दिमाग में गेम्स आ रही हैं, चाहे आपके दिमाग में भगवान आ रहे हैं, भगवान तो वैसे कम ही चांस है आपके दिमाग में आएंगे, गेम्स वगैरह ज़रूर आ सकती हैं। चाहे वो आउटडोर गेम्स हो, चाहे इंडोर गेम्स हो, चाहे वो कंप्यूटर गेम्स या मोबाइल गेम्स ही क्यों ना हो, जो आपके दिमाग में आए। मैं गेम्स का सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन जो भी चीज़ आपके मदर फादर, भगवान, ट्री, लैंडस्केप, माउंटेन, सन, मून, घर, घर के अंदर का कमरा, घर के बाहर का गार्डन, फूल पत्ती, कुछ भी, तो ये आप बनाइएगा। और ये जो मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है, इसका फिर रिज़ल्ट भी आप मेरे को भेजिएगा कि क्या आपका रिज़ल्ट आया। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन पे। तो जो जो भी आप एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, जिस तरीके से भी आपने ये मान लीजिए पेंटिंग बनाई, ड्राइंग बनाई, जो भी बनाया आपने, तो वो जो आप अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को जो आप एक्सप्रेस करते हो वो भी एक प्रकार की आर्ट है। ये एक विजुअल आर्ट है और आप अपने माइंड को, सोसाइटी को, किसी चीज़ को भी प्रेजेंट कर सकते हो उसमें। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो चीज़ को आप प्रेजेंट करते हो। तो ये एक मीडियम ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन है
और ये मीडियम ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन जो ड्राइंग के माध्यम से मैंने आपको बताया है, यही मैं आपको बताने के लिए आपको ये टास्क दिया है। लेकिन ये टास्क ज़रूर करिएगा। आधा घंटा तो आप निकाल ही सकते हो, आधे घंटे से कम में ही बन जाएगा। तो ये दर्शाता है कि आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, किस एज में, किस एरा में। एरा मतलब कौन से टाइम जोन में वो था, कौन सी शताब्दी के आदमी में, औरत में क्या दिमाग में चलता था। तो वो चीज़, ये सब कला जो है ये दर्शाती है, आर्ट, कला। ये आर्ट जो होती है, आर्ट या कला जो होती है, दो तरह की होती है। एक होती है विजुअल आर्ट और एक होती है परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट में जो आप देखते हो वो आ जाता है, यानी कि जैसे पेंटिंग बनाई हुई है, स्कल्पचर बनाया हुआ है। स्कल्पचर यानी कि मूर्ति, पेंटिंग यानी कि ड्राइंग, पेंटिंग कलर के साथ, वो पेंटिंग हो गई। फिर हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि जो आपके कपड़े पे, बर्तन पे, बर्तन आप स्टील के बर्तनों पे नक्काशी नहीं करते हो, कार्विंग नहीं करते हो, लेकिन हाँ, जो पुराने ज़माने के बर्तन हैं, कांस के, फिर ब्रास, कांस, कॉपर, ये सब के उसके ऊपर ज़रूर नक्काशी होती है, काश्तकारी होती है। तो वो सब चीज़ें जो है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हैंडीक्राफ्ट में लकड़ी के ऊपर करते हो, तो ये सब चीज़ें हैंडीक्राफ्ट में आ जाती हैं। तो पेंटिंग, स्कल्पचर, हैंडीक्राफ्ट, ये सब चीज़ों जो विजुअल आर्ट हो गई। और एक होती है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट जो आप एक्सप्रेस करते हो किसी परफॉर्मेंस से, जैसे म्यूज़िकल परफॉर्मेंस, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया, तबला, सितार, गिटार, और कोई ड्रम, पियानो, कीबोर्ड, या और कुछ चीज़ आपने बजाई, माउथ ऑर्गन, कुछ भी, एक तारा, दो तारा, जितने मर्जी तारे। तो वो सब चीज़ें परफॉर्मिंग आर्ट में आती है। चाहे आपने डांस किया, कोई भी डांस, इंडियन डांस, क्लासिकल इंडियन डांस, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम, कोई भी, या फॉरेन का डांस जैसे ब्रेक डांस, रॉक, ऐसे वैसे कुछ भी, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाई, ड्रामा करा आपने, ड्रामे में पार्टिसिपेट किया, कुछ भी करा, तो वो परफॉर्मिंग आर्ट हो गई। ये सब चीज़ें जो हैं ये कल्चर को दर्शाती हैं कि उस टाइम का कल्चर कैसा था। जिस टाइम में आप करते हो उस टाइम के कल्चर को आप दर्शाते हो जनरली इसमें। और इंडियन आर्ट जो था ये एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी को डिपिक्ट करता है, ग्लोबलाइजेशन को डिपिक्ट करता है, सेक्युलरिज्म को डिपिक्ट करता है। थोड़े मुश्किल वर्ड्स हैं लेकिन याद कर लेना, टेस्ट में काम आते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो गया, जैसे इंडिया में सब चीज़ें भिन्न भिन्न, जाति, प्रजाति, भाषा, सब कुछ डाइवर्स है। रीजन्स, जगह जगह पे भाषा भी बदल जाती है। जो भाषा यहाँ पे बोली जा रही है वो यहाँ से 20 किलोमीटर जाओगे तो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी भाषा। तो उस तरीके से कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सब तरीके से डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी उन सब में यूनिटी भी आ जाती है। देश के नाम पे, वैसे ही कला के नाम पे भी यूनिटी आ जाती है। तो ग्लोबलिज्म यानी कि पूरी दुनिया एक है, हम पूरे दुनिया के बाशिंदे हैं। द होल वर्ल्ड इज़ माई फैमिली, ये स्लोगन आपने बहुत सुना होगा आजकल। नहीं सुना है तो G20 का जो लोगो है वो देखेगा, उसमें भी यही लिखा हुआ है। और G20 का समिट आपको पता ही है कि 2023 में इंडिया होस्ट करने वाला है, इंडिया के पास ही इसकी अध्यक्षता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। और पेंटिंग, ये चैप्टर जो है ये ज़्यादातर पेंटिंग के ऊपर ही है, विजुअल आर्ट के ऊपर है। विजुअल आर्ट में से भी पेंटिंग्स के ऊपर है। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर नहीं है ज़्यादा, 99% पेंटिंग्स वगैरह के ऊपर ही है। पेंटिंग्स जो इंडिया में चलती थी शुरू से, वो
पेंटिंग्स कह लीजिए, स्क्रिप्चर्स कह लीजिए, वो भगवानों के रहते थे, नेचर के रहते थे, या भगवान के रिलीजन के रहते थे। शुरू में गॉड्स, गॉडेसेस, बर्ड्स, एनिमल्स जो हमारे स्क्रिप्चर्स में यानी कि हमारे ग्रंथों में जो मेंशन करे गए हुए हैं उनके ऊपर आधारित पेंटिंग बनती थी। और बाद में इंडिविजुअल्स के ऊपर, किसी आदमी, किसी औरत के ऊपर, या सोशल कस्टम्स के ऊपर, जिस तरह का वहाँ पे कस्टम होता था उस तरह के पेंटिंग्स भी बाद में बनने लगी। और एक बहुत ही यूनिक चीज़ है कि भारत में एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ होती थी, और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती थी, जैसे तक्षशिला, नालंदा। अ, तो इंडिया में आजकल, क्या पुराने ज़माने से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि इंडियंस मानते नहीं हैं कि हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या नहीं था। आजकल भी ये ट्रेंड चल रही जा रहा है। खैर, अगर आप भी ना मानो कि हमारे पास यूनिवर्सिटी थी, तो मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम ले देता हूँ। तक्षशिला और नालंदा हमारे पास यूनिवर्सिटी थी, दो बहुत बड़ी। और आपने रामायण महाभारत में गुरुकुल का नाम तो सुना ही होगा। तो यूनिवर्सिटीज़ जो ये थी, ये गुरुकुल से बहुत 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 ही ज़्यादा बड़ी होती थी। इसका वर्णन आता है, इसका उल्लेख यानी कि इसका मेंशन हो करा गया है। आपने सुना होगा अलेक्जेंडर, जिसको आप सिकंदर भी कहते हैं, जब उसने इंडिया को इन्वेड किया था तो उसके गुरु जो थे वो अरिस्टोटल पर्शिया में रुक गए थे, जिसको आप आजकल आप ईरान के नाम से जानते हो। तो जब अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए है, मैं इंडिया की तरफ जा रहा हूँ, आपको इंडिया से क्या चाहिए, मैं आपके लिए वो लेके आऊँगा। तो अरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को कहा कि मैंने सुना है कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, तो हो सके तो किसी विद्वान को ले आओ, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम भी हमारा दिमाग चला के देखेंगे कि क्या वो जानते हैं और क्या हम जानते हैं, वो हमारे से कितना आगे है या कितना ज़्यादा जानते हैं। मेरे लिए बाकी सोना चांदी हीरा मोती या और किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं, मेरे पास तो इसी चीज़ की वैल्यू है, तो मैं इसी को वैल्यू करता हूँ, हो सके तो उनको ले आना। तो यहाँ से ये उल्लेख है, ये मेंशनड है इवन इन ग्रीस, इन ग्रीक हिस्ट्री, कि इंडिया के पास बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी और बहुत बड़े बड़े विद्वान भी थे। तो आगे बढ़ते हैं हम, कि आर्ट एजुकेशन भी वहाँ पे दी जाती थी तक्षशिला और नालंदा में। ये जो मैंने आपको अरिस्टोटल और अलेक्जेंडर की कहानी सुनाई है, ये आपके बुक में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, ये तो आपकी बस जानकारी के लिए बता दिया है। आप ये मत समझना कि आपको ये अलेक्जेंडर और अरिस्टोटल की कहानी भी आपको याद करनी पड़ेगी और आपके लिए टेस्ट में आ जाएगी, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो फिर हम आते हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जो था, तब इंडिया के सारी चीज़ों को तो भुला ही दिया था ब्रिटिशर्स ने, उनको तो उनका ही बेचना था, जैसे उनका ही कपड़ा बेचना था, उनका ही फैक्ट्री में बना हुआ सामान बेचना था, चाहे वो कपड़ा हो चाहे और कोई चीज़ हो। तो उन्होंने इंडियन कल्चर को, इंडियन आर्ट को, सब कुछ को भुला ही दिया, ये सब कुछ चीज़ भूल गई। और जो भी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बचा, तक्षशिला नालंदा जैसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं बचा जहाँ पे कि कोई आर्ट की एजुकेशन हो। इनफैक्ट इंडियन एजुकेशन ही उन्होंने ख़त्म करवा दी थी। तो और गुजरात में भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई इंस्टीट्यूट आर्ट एजुकेशन के लिए नहीं था। अब आर्ट इंस्टीट्यूट्स जो थे वो कुछ कुछ राजाओं ने शुरू करे, जैसे 1877 1878 एडी में महाराजा प्रगमल जी कच्छ के, उन्होंने स्कूल शुरू किया, आर्ट का स्कूल भुज में, कच्छ भुज, वहाँ पे भुज में उन्होंने स्कूल शुरू किया। फिर महाराजी सयाजीराव गायकवाड़ वडोदरा के, उन्होंने कला भवन स्टार्ट किया। कला भवन जो था वो भी आर्ट एजुकेशन देता था, लेकिन वो आर्ट एजुकेशन उसका
आर्ट एजुकेशन आर्ट इंडस्ट्री की तरफ ओरिएंटेड था, ना कि इंडिविजुअल्स की तरफ ओरिएंटेड था, एक इंडस्ट्री फॉर्म में ओरिएंटेड था वो। ये आर्ट एजुकेशन का जो कला भवन है ये आजकल एमएसयू यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है, और इसका जो कला भवन जो था वो भी सेनापति भवन कहलाता है। और फैकल्टी ऑफ आर्ट में यहाँ पे इंजीनियरिंग का भी स्टार्ट हुआ है इसी कैंपस में, इसी कला भवन से ही। तो ये भी बहुत पुराना है। इनकी एक आध फ़ोटो मैंने देखी है कला भवन की, जो 1950 कह रहा हूँ, 1850 में ब्रिटिशर्स ने खींची हुई है। तो 1850 से पहले का, या 1850 से पहले का ही कला भवन बना हुआ है गुजरात में, वडोदरा में। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा बनाया गया था। और फिर 1951 एडी में सेठ चिमनलाल नागिनदास विद्यालय, जिसको आप आज के दिन जानते हो सेठ सीएन विद्यालय। सेठ सीएन विद्यालय जो है ये अहमदाबाद में है, और सीजी रोड के काफ़ी पास में। तो यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया। यहाँ पे और एक चीज़ सेपरेट देखी गई, वो थी टीचर्स ट्रेनिंग देना अभी चालू करा गया। ये रसिक लाल पटेल जो है वो इसके फर्स्ट प्रिंसिपल बने, और यहाँ पे इसको कला महाविद्यालय के नाम से जाना गया 1960 एडी और उसके बाद से। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राइंग के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी कि एक इसका सर्टिफिकेट था जिसका नाम था डीटीसी। डीटीसी का फुल फॉर्म बना ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट। और बाद में ये इंडिया में हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग पे अभी हम आ जाते हैं। हाँ, इसको बाद में कला महाविद्यालय बोला गया 1960 एंड ऑनवर्ड से, जो मैं आपको बता रहा था। अभी इंडिया में हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग जो है उसके ऊपर आ जाते हैं। इंडिया की सभ्यता तो बहुत पुरानी है, आपको पता ही है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब आपने नाम सुने ही होंगे। तो अगर हम ईयर 7000 BC, 7000 ईयर्स क्राइस्ट के पैदा होने से पहले, बिफोर क्राइस्ट, अगर हम देखें तो जिसको आप कहते हो स्टोन एज, वहाँ पर भीमबेटका जैसी केव्स में, गुफाओं में, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे हमको पहला एविडेंस मिलता है भारतीय कला का, भारतीय पेंटिंग्स का। और वो मिलता है केव्स की दीवारों पे, गुफाओं की दीवारों पे। फिर आते हैं हम 2000 BC, 2000 BC। यहाँ पे हमको नरसिंहगढ़ महाराष्ट्र में हमको ये एविडेंस मिलता है, वहाँ की केव्स में, गुफाओं में। अब ये जो पेंटिंग, जो एंशियंट टाइम की, इतने पुराने टाइम की जो पेंटिंग थी, ये ज़्यादातर हमारे को मिलती है केव्स में, गुफाओं में। बिर्च लीफ यानी कि भोजपत्र जिसको आप कहते हो, ये बिर्च लीव्स जो होती है ना, ये बिर्च के पेड़ पे उगती हैं, और ये होता है हिमालय में। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में हिमालय में होता है। ये करीब 3500 फीट की ऊंची, उस हाइट पे या उससे और ऊंची हाइट पर ही उगता है, और ठंडे मौसम में उगता है, हिमालय में उगता है एक जगह पे। तो ये भोजपत्र भी आप इसको कहते हो। इससे काफ़ी चीज़ें और भी बनती हैं इसकी लीव से, सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के काम नहीं आती हैं, बल्कि और भी बहुत कुछ लिखने के, बनाने के काम भी आते हैं। आपने कुछ डेकोरेटिव बास्केट्स वगैरह भी देखे होंगे, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखे होंगे, वो सब भी इनसे ही बनते हैं।
फिर केव्स, भोजपत्र गुफाओं में, भोजपत्र पे, रॉक्स पे, टेम्पल्स में, मंदिरों में, मोनास्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में, टेक्स्ट्स में, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं या जो दूसरे रिलीजन के टेक्स्ट हैं या और कोई टेक्स्ट है, उसके अंदर भी ये कला देखने को मिलती है, पेंटिंग्स कला देखने को मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड इंडियन पेंटिंग्स के लिए सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है। यहाँ पे वर्ल्ड रिनाउंड पेंटिंग्स, यहाँ पे वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड रिनाउंड पेंटिंग्स देखी जाती हैं। जैसे अजंता एंड एलोरा केव्स, उसमें जाटका स्टोरीज होती हैं। जाटका स्टोरीज बुद्धिज़्म के ऊपर आती है, लॉर्ड बुद्धा के ऊपर, उनके विभिन्न जन्मों के ऊपर, चाहे वो इंसान थे या कोई और जीव जंतु, कोई जानवर भी हो सकते हैं किसी पुराने जन्म में। तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट बर्थ्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज जाटका टेल्स में चलती हैं। इसमें बहुत ही प्रोमिनेंटली जो चीज़ आती है वो है केव नंबर 1, 9 एंड 10। ये सब बहुत फेमस हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ये इनकी कलाकृति, एक पेंटिंग गुफाओं में दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये पद्मपनी बुद्धा जी की पेंटिंग है। ये बहुत फेमस है। ये केव नंबर 1 में है, अजंता केव्स में। आपकी बुक का प्रिंट मेरे को पता है, मैंने भी देखी है। आपकी बुक का प्रिंट में ये चीज़ नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे फिर भी उससे बेटर दिख रही है। तो गुप्ता पीरियड जो था वो बेस्ट टाइम रहा इंडियन पेंटिंग्स के लिए। और ये जो कला थी, ये जो पेंटिंग की कला थी, ये जनरली नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ फैली है। इसके अलावा कर्नाटका में बादामी केव्स है, फिर तमिलनाडु में कांचीपुरम और सित्तानवसल केव्स हैं, फिर ब्रिज देश्वरा टेम्पल की दीवारों पर भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स करी गई है। इंडिया के एपिक्स जैसे रामायण, महाभारत, इस तरह के जितने एपिक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड हैं। फिर प्री मेडिवल राजपूत एंड मुग़ल पीरियड में भी बहुत अच्छे पेंटिंग हुई है। यहाँ पे आते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इन्होंने बहुत पेंटिंग्स को प्रमोट किया। जहांगीर ने तो एक पेंटिंग गैलरी भी बनाई। फिर भक्ति मूवमेंट हुआ था इंडिया में, भक्ति मूवमेंट से भी बहुत पेंटिंग को बढ़ावा मिला। फिर आता है ईयर 1750 एडी और उसके बाद का टाइम, ये सेमी वेस्टर्न स्टाइल का टाइम था। सेमी वेस्टर्न स्टाइल में शेख ज़ियाउद्दीन जैसे थे, वो बर्ड स्टडी लेडी इम्पी के लिए करते थे, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी पेंटिंग्स में बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई। फिर है गुलाम अली खान, ये पर्सनल पोर्ट्रेट बनाते थे विलियम फ्रेज़र और कर्नल स्किनर के लिए, इन्होंने भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं। फिर आता है राजा रवि वर्मा, ये केरला के ट्रावेनकोर के एक बहुत ही फेमस और बहुत बड़े पेंटर रहे हैं, और ये एक राजसीय परिवार से संबंध रखते थे, और इनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है पेंटिंग्स के मामले में। इंडियन आर्ट और पेंटिंग्स के मामले में इनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इन्होंने ऑयल पेंटिंग बनाई है इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर और सोशल इश्यूज़ के ऊपर। फिर गॉडेस सरस्वती की पेंटिंग जो इन्होंने बनाई थी वो बहुत ही फेमस है, और इन्होंने बॉम्बे में एक प्रेस भी चालू करी थी, और जो बहुत ही सस्ते दामों पर लोगों को पेंटिंग्स यानी कि प्रिंटेड पेंटिंग्स देती थी। और जैसे आप जानते हो कि उस एरा में इतने ज़्यादा अमीर
इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था इंडियंस के पास में, तो बजट में आता था, ऐसा समझ लीजिए आप। और घर घर में इनके बॉम्बे की प्रेस से बनाए हुए जो थे वो घर घर में पहुंचने लग गए। अब हम आते हैं 19th सेंचुरी में, जब इंडिया में रेनेसांस हुआ। 1858 एडी में मुंबई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट बना। फिर 1819 एडी में वडोदरा में कला भवन, न्यू नाउ फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट कहते हैं इसको। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फैकल्टी ऑफ आर्ट, तो वो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स कर लीजिएगा उसको। और 1890 में ये बन गया था। मैंने आपको बोला कि वो मैंने फ़ोटो देखी हुई है इसकी, जहाँ पे ये मेंशन किया हुआ 1890 में किसी अंग्रेज़ ने इनकी फ़ोटो खींच के कला भवन की भेजी थी। और हाँ, ये कला भवन को आजकल सेनापति भवन कहा जाता है। 1901 एडी में शांति निकेतन, शांति निकेतन कलकत्ता में है, बंगाल में, आजकल वेस्ट बंगाल कहा जाता है उसको। तो मास्टरपीसेस ऑफ आर्ट यहाँ पे बने थे। और शांति निकेतन के प्रमुख जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो है ये गॉडेस सरस्वती की फ़ोटो है आपकी बुक में। मैंने जैसे आपको बताया कि ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेगी आपको, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये गॉडेस सरस्वती की फ़ोटो है। ये राजा जी ने बनाई थी, राजा रवि वर्मा ने। और फिर 1901 में शांति निकेतन मास्टरपीसेस ऑफ आर्ट वर क्रिएटेड। और फिर उसके बाद में 1948 एडी में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बना इंडिया में। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में कौन कौन थे? एक तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा थे, एक एस एच रज़ा थे, एक के बार्के थे। ये स्ट्रॉन्ग मॉडर्न पेंटिंग्स बनाई इन्होंने इंडिया में। 1950 एडी में फ़ोटो गैलरी इस्टेब्लिश करी गई कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में। चेन्नई में KCS पनिकर और देवी प्रसाद रॉय चौधरी ये सब ने मिलकर करा। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इंडिपेंडेंट इंडिया में, जहाँ पे आर्ट को यानी कि कला को बहुत बढ़ावा दिया गया, उसको बहुत प्रोपोगेट किया गया। और लार्ज कलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। पेंटिंग्स का मेथड जो है उसके ऊपर अगर हम आए अभी, तो इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पहले का स्टाइल था वो तो था केव पेंटिंग। पेंटिंग जो थी पुराने ज़माने के लोगों ने जो करी, तो वो प्रिमिटिव आदिवासी लोगों ने, जिसको आप कह सकते हो, या उस टाइम के मानव ने उसको केव पेंटिंग कहते हैं। जिसका एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल अजंता एलोरा केव्स भी है 9th सेंचुरी में। तो केव पेंटिंग को हम पॉइंट नंबर 1 कह देते हैं या मेथड नंबर 1 कह देते हैं। मेथड नंबर 2 पे अगर हम आए तो वो है रॉक पेंटिंग। ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग ऑन रॉक्स, रॉक के ऊपर क्या बनाते थे? हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट रिलीजन को सेंटर में रखते हुए ये पेंटिंग्स बनाते थे। हिंदू भगवान, जैन भगवान, बुद्धिस्ट भगवान, उनकी टीचिंग्स, उनके कोई एपिसोड, ऐसे सब पेंटिंग बनाते थे। रिलीजन सेंटर में रहता था, मतलब रिलीजन के बेस के ऊपर पेंटिंग बनती थी। ये बनती थी वॉल्स पे, मोनास्ट्रीज में भी बनती थी। फिर आते हैं फ्लोर पेंटिंग।
जब कोई उत्सव होता है आपके घर में तो आप भी रंगोली बनाते ही होगे। तो रंगोली एक फ्लोर पेंटिंग है, डेकोरेटिव आर्ट फ्लोर के ऊपर, जो आपके घर के आंगन में, कोर्टयार्ड में, कहीं पे भी हो सकता है, दरवाजे के सामने। आजकल तो इतने बड़े बड़े कोर्टयार्ड नहीं होते लोगों के पास, तो फ्लैट्स वगैरह में ही लोग रहते हैं, तो उनके दरवाज़ों के सामने बन जाते हैं ये। तो ये मेनली फेस्टिवल्स पे या कोई स्पेशल ओकेजन पे बनाया जाता है। फिर हम आते हैं पॉइंट नंबर 4, म्यूरल्स। म्यूरल्स आप आपने देखे होंगे बहुत जगह। म्यूरल एक लैटिन वर्ड से आता है। तो म्यूरल में एक जैसे केव के ऊपर या दीवार के ऊपर या किसी टाइल के ऊपर आपने पेंटिंग करी, कला बनाई अपनी, तो वो म्यूरल आता है। किसी मंदिर में, किसी राज दरबार में, पैलेस में, एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि पब्लिक प्लेस पे आपने बनाई। बीच में गवर्नमेंट भी प्रोपोगेट कर रही थी कि आप आके दीवार के ऊपर पेंटिंग बनाइए। ये वो गवर्नमेंट खुद ही दीवार बता देती थी कि इस जगह पे आप आके दीवार पे पेंटिंग बनाइए ये। और वहाँ पे लोग जाके संडे को या और किसी दिन जाके बनाते थे, 2-2 3 3 दिन तक बनाते रहते थे पेंटिंग। पूरी की पूरा एक सेक्शन ले लिया जाता था उनके द्वारा दीवार का, और उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाते थे, अपने नाम वगैरह भी लिखते थे। तो म्यूरल्स के बाद में हम आते हैं पॉइंट नंबर 5, यानी कि मेथड 5, मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो था ये मैन्युस्क्रिप्ट्स पे होता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो चाहे हिंदूज़ की हो, बुद्धिस्ट की हो, जैन्स की हो, उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स में, उनकी बुक्स पे, उनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं, जैसे उनके ज़्यादातर ग्रंथ या जो भी कुछ है वो किस में होते थे, भोजपत्र पे। तो भोजपत्र पे, ये सब पे मैन्युस्क्रिप्ट्स में छोटी छोटी कलाकृतियाँ, दीवार पे आप बहुत बड़ी बना सकते हो, राज दरबार में भी आप बहुत बड़ी बना सकते हो, लेकिन बुक कॉपी में, बुक में या और किसी चीज़ में तो छोटे साइज़ की ही बनानी पड़ेगी ना। तो मिनिएचर साइज़, मिनिएचर स्टाइल इसको कहा गया। फिर टेक्सटाइल पेंटिंग, फैब्रिक के ऊपर, कपड़े के ऊपर किसी चीज़ को दर्शाया गया, किसी भगवान को, किसी लड़ाई के सीन को, या आप राजपूत एरा में भी देखोगे काफ़ी आएगा उसमें, चाहे हाथी घोड़ा हो, लड़ाई का सीन हो, या फिर कुएं से पानी भरना, ऐसे सब बहुत सारे इस टाइप के सीन्स आते हैं जो टेक्सटाइल के ऊपर करे जाते हैं, यानी कि कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर करे जाते हैं। तो वो भी टेक्सटाइल पेंटिंग का भी एक स्टाइल था। फिर मॉडर्न टाइम में अगर हम आए, ये पुराने टाइम में जो है हमने 6 स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग देखे हैं। आपको वापस एक बार बोलूँ तो केव पेंटिंग नंबर 1 था, नंबर 2 पे रॉक पेंटिंग था, नंबर 3 पे फ्लोर पेंटिंग था, नंबर 5 पे म्यूरल्स था, नंबर 6 पे मिनिएचर स्टाइल था, नंबर 6 पे टेक्सटाइल पेंटिंग था। अब हम थोड़ा मॉडर्न एरा में आते हैं। मॉडर्न एरा में अब हम आते हैं, लेकिन काउंट वहीं से आगे बढ़ाते जाते हैं। काउंट अगर वहीं से आगे बढ़ाए तो अब आता है पॉइंट 7th स्टाइल, ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंट्स तो आप जानते ही होंगे, तो ऑयल पेंटिंग। फिर पॉइंट नंबर 8 आता है स्प्रे पेंटिंग। आजकल आप देखते हो ना, जैसे कि कैन से भी पेंटिंग करते हैं, कैन से स्प्रे करके। नहीं तो फिर कैन तो अभी आया है, उससे पहले स्प्रे गन होती थी। स्प्रे गन से आप देखते होंगे कि पाइप के ऊपर लगा होता था, पीछे कंप्रेसर लगा होता था, और पाइप से एयर आती थी, फास्ट एयर, और पेंट भी होता था एक कैन में, तो वो कैन नीचे लगी होती थी स्प्रे गन के, उससे पेंट ऊपर जाके ये कार को पेंट करना या किसी बड़ी चीज़ को पेंट करना बहुत साफ, आसान और फाइन पेंट किया जाता है जो लंबा चलता है, स्प्रे पेंटिंग। और आजकल तो कैन से भी करा जाता है ये पेंट। इवन दीवारों के ऊपर वो पोस्टर के बदले में वो लिख देते हैं कुछ कैन से स्प्रे करके।
फिर कैनवस पेंटिंग। तो मॉडर्न टाइम्स की 3 आ गई, जिसको हमने दिया था नंबर 7, ऑयल पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग, कैनवस पेंटिंग। कैनवस पेंटिंग तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कैनवस एक कपड़ा होता है, थिक कपड़ा थोड़ा सा, जो अच्छा रहता है, और दुनिया भर में बड़े बड़े पेंटर्स जो रहे हैं वो कैनवस पेंटिंग पे ही काम करते थे। ऑफ कोर्स मॉडर्न टाइम के, पुराने टाइम के नहीं। तो ये जो है, ये मॉडर्न टाइम की जो पेंटिंग है, ये मल्टी कलर डायमेंशंस का इसने एक ऑप्शन दिया कि मल्टी कलर में ये सारी चीज़ें करी जाती थी। अब मेथड्स ऑफ पेंटिंग के बाद में हम आते हैं स्टाइल्स ऑफ। लेंथ ऑफ द वीडियो देखते हुए हमको यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा, तो पार्ट 1 का एंड हम यहीं पर करते हैं। आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ में शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। बहुत ही जल्द मिलते हैं हम पार्ट 2 में।